नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हैं अविदाश जी। दिस इज आवर फोर्थ शो। और अविदाश जी इज अ कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज अ जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट। एंड इनकी खूबी है कि बहुत डिफरेंट लेवल की डेप्थ तक जाते हैं। कभी कभी मतलब पॉइंट्स जो हमें दिखते हैं, उनके पीछे की जो एग्जैक्ट स्टोरी होती है वो अविदाश जी के पास होती है। अविनाश जी ने फेसबुक के ऊपर एक आर्टिकल लिखा और मुझे उससे मेरा बहुत इंटरेस्ट आया कि इस वक्त जो इंडिया यूएस की ट्रेड डील एकदम हीट उसके आसपास हो रखी है। बिटवीन दैट ट्रम्प अचानक से इंडिया का रशिया ऑयल इंपोर्ट पे क्वेश्चंस उठाने लग जाते हैं। एंड उस चीज पे राहुल गांधी ने भी आज कमेंट किया, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर। इस पूरे गेम में एक बड़ी गेम चल रही है पीछे में। इट इज नॉट जस्ट द ट्रम्प और द रशियन ऑयल, बट देयर आर सम बिगर प्लेयर्स आल्सो। स्टार्ट करते हैं सर। वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज योर्स जी। थैंक यू गायत्री जी। नमस्ते आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और नमस्ते। देखिए, इस वक्त तो हर एक के मन में, जो भी इंडियन है उनके मन में तो ये प्रश्न आ रहा है कि भैया ये ट्रेड डील लेके इतना बड़ा ये सर्कस कैसे बन गया। और दमादम ट्रम्प पीटे जा रहा है कि भाई इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा है, इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा है, इंडिया रशिया से। भाई इंडिया रशिया से ऑयल पहली बार तो नहीं ले रहा है। इंडिया रशिया से ऑयल तो सालों साल लिए आ रहा है। और हाँ, यूक्रेन के लेने के बाद इंडिया रशिया ने जो मतलब कंसेशन में दिया था तो वो तो सबको मालूम था। और इलेक्शन होने के बाद तक अब तक ट्रम्प ने एक बार भी तो नहीं बोला कि भैया इंडिया जो रशियन ऑयल ले रहा है उसको लेके हमें कोई बड़ा प्रॉब्लम है। वो तो अपने बीच यूएस और इसके बीच में यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड डील लेके बात कर रहा था। तो अचानक से ये क्या हो गया कि वो पहले तो एक सेनेटर ने आके कहा कि भैया हम लोग एक लॉ पास करेंगे जहाँ तक हम 500% तक तारीफ लगा सकते हैं क्योंकि रशिया से ऑयल खरीद रहे हो बोल के। और उसके बाद से ट्रम्प अपना ढंडोरा शुरू कर दिया इस मुद्दे को लेकर। तो मुझे लगा कि भैया अचानक से ये क्यों बड़ा मुद्दा बन गया है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ट्रम्प जा रहा है और जाके यूक्रेन को लैस कर दे रहा अपना आर्म से। वो खुद क्या करता है, वो कह रहा है कि भैया तुम्हें अगर आर्म्स चाहिए मुझसे तो तुम अपना पूरा ज़मीन दे दो, अपना मिनरल दे दो, सब कुछ दे दो, यानी कि तुम खुद लौट जाओ और फिर हम आर्म्स देंगे। तो ऐसा नहीं है कि उसका आर्म्स वहाँ पे जा रहा है, जो एटलीस्ट बाइडेन कर रहा था कि वो अपना आर्म्स भेज रहा है और आर्म्स भेज के रशिया को तोड़ने का कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पे तो उसका तो नुकसान हो नहीं रहा। तो अचानक से रशियन ऑयल को लेकर उसे ये भी पता है कि ये ऑयल जो इंडिया बेच रहा है यूरोप को, उससे वर्ल्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बना हुआ है। तो इस चीज को वो बिगाड़ना क्यों चाहता है कि मान लो एक जो रशियन ऑयल जो एक्सपोर्ट कर किया जाता है यूरोप, वहां पे उस ऑयल यूरोप को मिलने के कारण से यूरोप का इकोनॉमी स्टेबल है। तो ये इस पूरा इक्वेशन को वो तोड़ना क्यों चाहता है? क्योंकि ये जो ऑयल ट्रेड है वो बहुत ही बैलेंस्ड है। मुझे फिर वो डेट थोड़ा सा खटका। ये डेट कुछ इसका बोल बदल क्यों नहीं गया जब पहलगाम अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो 3 दिन का लड़ाई हुआ, तब से इसका पूरा ट्यून क्यों चेंज हो गया? तो वहां पे इंडिया ने क्या किया जिससे उसे चुभा? अगर वो देख, हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ उन्होंने इंडिया ने जाके उनका बेस के ऊपर हमला किया और वो कहते हैं कि वहाँ पे अमेरिकन एसेट्स थे। भैया उन्हें तो पता है कि वहाँ पे, मानता हूँ कि हाँ ठीक है, बेस पे इंडिया ने हमला किया, वहाँ पे अनडिक्लेयर्ड अमेरिकन थे और वो अमेरिकन थे बोल के उन्हें बड़ा धक्का लगा हो सकता है, मगर उस वजह से वो ट्रेड डील को क्यों रोकेगा? यहाँ पे कोई शक नहीं है कि ये ट्रेड डील पूरा एक एनर्जी इक्वेशन के ऊपर बधा हुआ है। तो ये एनर्जी इक्वेशन है क्या? इस चीज को जब मैं टटोलने लगा तब मुझे एक चीज याद आया कि एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट बने चला आ रहा है। 2019 में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक लड़ाई हुआ जिसे कहते हैं नागोर्नो कराबाख की दूसरी लड़ाई। उसमें अजरबैजान ने आर्मेनिया से काफी जगह उठा लिया।
वो क्यों उठाया, उसका ज़रूरत क्या था? एक हिसाब से आप देख सकते थे वो अपना अपना ज़मीन लेना चाह रहा था। दूसरा चीज़ अगर देखा जाए तो वो अगर एनर्जी के मुद्दे से देखें, तो 3 चीज़ें हुई एनर्जी की फील्ड में। एक तो नॉर्थ स्ट्रीम का पाइपलाइन को तोड़ दिया गया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के कारण। उससे क्या हुआ, जो एक एनर्जी सप्लाई था यूरोप को, वो पूरी तरह से बंद हो गया। तो यूरोप हैज़ लिटरली लॉस्ट अ पर्टिकुलर एनर्जी सप्लाई एंड इट्स एनर्जी डेफिशिएंट राइट। दूसरा चीज जो एक प्लान था यहाँ पे अजरबैजान में, टर्की और इजराइल मिलकर एक ज़ैंगिज़ोर कॉरिडोर का निर्माण कर रहे थे। उससे उनका ये प्लान था कि कैस्पियन सी का गैस जो अजरबैजान और सेंट्रल एशियन गैस है, वो पाइपलाइन से ले जाएंगे, लेते लेते हुए आर्मेनिया से गुजरते हुए वो टर्की होते हुए यूरोप पहुंचा देंगे। अब इसराइल के पास 2 प्लान है, वो 2 कॉरिडोर्स पे काम कर रहा है। एक था ये ज़ैंगिज़ोर कॉरिडोर, और इसराइल का प्लान ये था कि वो अगर किसी तरह से ये टर्की से ना होते हुए अगर नॉर्थर्न इराक और सीरिया से लेके वो निकाल ले, तो सीरिया से वो यूरोप को भेज सकता है गैस एनर्जी। और दूसरा चीज है, एक इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर उन्होंने किया हुआ है, ताकि सऊदी अरेबिया का और गल्फ कंट्रीज का जो ऑयल है वो पूरा गल्फ ऑफ पर्शिया से नहीं निकलते हुए सीधा इसराइल से होते हुए, साइप्रस होते हुए, ग्रीस होते हुए यूरोप पे पहुंच सकता है। अगर ये 2 चीज के ऊपर उनको कंट्रोल आ जाता है तो So यूरोप basically they उनको ये पता है कि यूरोप इज एट द मर्सी ऑफ यूएस फॉर ऑयल। तो यस, जो डीप स्टेट है या इजरायली यूरोप लॉबी यूरोप है, यूरोप इज द मर्सी ऑफ एनर्जी। एनर्जी एट द मर्सी ऑफ एनर्जी। तो इजरायली लॉबी है या फिर जो भी डीप स्टेट है, जो भी है वहां पे, दीज पावरफुल पीपल हु कंट्रोल द एनर्जी सप्लाईज अक्रॉस द वर्ल्ड, ये 2 रूट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आईएमईसी विल बी अ पार्ट ऑफ इट आल्सो। जैसे आपने बताया, गल्फ टू इजराइल टू साइप्रस टू ग्रीस टू यूरोप, एक वो, राइट? और दूसरा एक वो। है हम्म। कैस्पियन सी टू Caspian Sea to now either Turkey, or alternatively if it goes via northern Iraq and it has to pass through a part of Iran also, and through Syria reaches Europe. Now this will be a shorter route, and if these two are route, then Israel would have complete leverage over Europe on account of its supply of energy to them, right? अच्छा, इस प्लान पूरी तरह से सेट हो गया था। ये प्लान में बाधा कब आया, जब इंडिया ने डिसाइड किया कि भैया हम लोग आर्मेनिया को इस तरह से मतलब आर्मेनिया को कोई हेल्प करने के लिए आ नहीं रहा था, रशिया भी रेडी नहीं था वहाँ पे आर्मेनिया को हेल्प करने के लिए। तब इंडिया ने स्टेप इन करके, मोदी गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टेप इन एंड दे सेड दैट वी विल गिव यू ऑल द सपोर्ट यू नीड सो दैट यू कैन डिफेंड योरसेल्फ। ये करने के बाद ये पूरा प्लान में भट्टा बैठ गया। अच्छा, इस प्लान में कौन कौन इन्वॉल्व थे? एक साइड था इजराइल, अजरबैजान और टर्की, और उसी में था टर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान। तो मेरा पूछना यह है कि क्या इजराइल और पाकिस्तान दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट में बैठा रहा करते थे? अब मान लो आपको ये कॉरिडोर एस्टेब्लिश करना है, और आपको पता है कि आर्मेनिया इस तरह से वेपन सिस्टम खरीद रहा है इंडिया से, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? आपका ऑब्जेक्टिव 2 चीज होगा। एक, दिखाना कि क्योंकि आप चाहते हो आर्मेनिया डर जाए, आपका ऑब्जेक्टिव होगा दिखाना कि इंडिया का वेपन सिस्टम जो है वो भद्दी है, वो आप खुद को डिफेंड नहीं कर सकता, वो तो दूसरों को क्या डिफेंड करेगा, एक। और दूसरा, आर्मेनिया इंडिया के ऊपर डिपेंड करके उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, वो बेहतर है वो फोल्ड हो जाए और एग्री कर जाए कि भैया आपका जगह हमें दे दो, हमें ऑयल पाइपलाइन ले जाने दो। तो ये आप कैसे करोगे? आपको प्रोवोक करना पड़ेगा कि इंडिया किसी तरह से एक छोटा मोटा कुछ काम कर दे, ताकि आप जाके उसको घर में जाके घुस के इंडिया को मारो, और घर में घुस के मार के दिखाओ कि इंडिया का सिस्टम कुछ काम नहीं करता है और इंडिया का सिस्टम पूरा बेकार है, और इंडिया को एक आध थप्पड़ मार के आप इंडिया को अपना उनका स्टेटस समझा दो, विश्व को दिखा दो कि इंडिया का वेपन सिस्टम कोई काम का नहीं है। इंडिया को पैनिक सिचुएशन में लाया तो फिर इंडिया क्या करेगा? फिर और भी बिलियंस ऑफ डॉलर डालेगा कि और भी वेपन्स इंपोर्ट करो।
और वो किन से इंपोर्ट करेगा वो तो डिसाइडेड ही है। तो एक पत्थर से दो शिकार हो सकता था। तो मेरा ये मानना है, ये मेरा थ्योरी है कि आप पहले एक प्रोवोक करो पहलगाम अटैक से। आपको पता है कि इंडिया टेररिस्ट कैंप पे अटैक करेगा। जैसे इंडिया टेररिस्ट कैंप पे अटैक करे तो आप उसको एक प्रोवोकेशन मार के आप उनके ऊपर उल्टा हमला करो। उल्टा हमला इस तरह से करो कि आप दिखाओ कि टर्किश ड्रोन इज द किंग ऑफ द स्काईज। ये जाके पूरा तहस नहस करेगा इंडिया में। आप दिखा दो कि इंडिया का डिफेंस सिस्टम काम नहीं करता, और आप दिखा दोगे कि इंडिया को इतना बड़ा लॉस हो गया, झटका हो गया। इंडिया चुपचाप बैठ जाएगा, सहम जाएगा, और उसके बाद पूरा कहानी आपकी है। तो आप कह रहे हैं कि बेसिकली प्रॉब्लम वहां से शुरू हुई जब हमने आर्मीनिया को आर्म्स एंड ये मेरा एम्युनिशन थ्योरी से है, ये मेरा थ्योरी है। आर्म्स वगैरह देखना शुरू किया। बट यस, फॉर द व्यूअर्स इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं है कि टर्की और इजराइल के बीच में दुश्मनी है। टर्की बीइंग अ नेटो मेंबर यूएस के करीब है, यूएस के करीब है मतलब इजरायली लॉबी के करीब है। ये वही टर्की है जिसने ड्रोन्स दिए पाकिस्तान को। ऐसा तो नहीं है कि इजराइल को नहीं पता होगा कि ड्रोन्स टर्की ने दिए हैं। So lot of things are happening behind, lot of churning. जी. The other aspect which people don't talk about is that in 2023 Netanyahu flew into Islamabad Noor Khan base and he stayed for 11 hours over there. What for? मतलब किसी particular reason से visit थी? वो भी हमारा थ्योरी रहेगा उसको लेकर, क्योंकि नूर खान को पीटने के बाद ही तो पूरा तो नूर खान पे तो सर न्यूक्लियर वेपन्स ही थे, बाकी बचा क्या? वो भी ध्वस्त हो गया है। तो ये पूछने वाली बात है, ये नूर खान में वेपन्स जो थे, जो न्यूक्लियर वेपन्स थे, वो किन के थे? Apart from US. Does US need to keep it? If you were Israel and you had 90, you have only one base where you can keep it. Wouldn't it be keeping all your eggs in one basket? You're asking very difficult questions and very dangerous theories तो actually. वहाँ उस साइड हम लोग जाएंगे नहीं। Yeah, but lot of things add up because there are a lot of gray areas when it comes to geopolitics. Nothing is black and white. Was इजराइल my हमारा point. बहुत अच्छा दोस्त है, पर अगर आप याद करें 2024 के इलेक्शन में और 2019 के इलेक्शन में मोदी जी के सबसे ज्यादा काउंटर में फेसबुक था। फेसबुक पे अगर आप मोदी जी के राहुल गांधी के अगर मैं ये मुद्दा खोलना शुरू कर जाऊं तो आपको शायद 3-4 प्रोग्राम लग जाएंगे। ठीक है, उसमें बहुत सारे कहानियां हैं। तभी मोदी जी कहते हैं ना, हमारा कोई दोस्त नहीं है when it comes to geopolitics। नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम जिसे दोस्त मानते हैं उसका दोस्ती किस तरह से उभर के आता है, उसका बहुत लंबा इतिहास है। Right? तो फिर इसमें आते हैं। तो इसके बाद पहलगाम हुआ, इंडिया ने जाके उनके ऊपर हमला किया। एक चीज आपको याद दिला दे कि यहाँ पे हमारा जो आर्मी कमांडर थे, उन्होंने कहा था कि एयरफोर्स के जो वाइस थे, उन्होंने कहा था कि हम जहां से भी उड़ रहा है उसका पूरा इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के पास पहुंच जाता है। जहाज कहाँ से उड़ रहा है और किस साइड जा रहा है, वो पूरा इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के पास पहुंचता है। तो चाइना सप्लाई किया, लोगों ने प्रिज्यूम किया उसने चाइना ने सप्लाई किया। क्या जरूरी था कि चाइना ने सप्लाई किया? यूएस ने सप्लाई कर सकता था। सेकेंड पार्ट, तो अब इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने फर्स्ट डे पे पूरा सिविलियंस के ऊपर हमला किया। जम्मू में हमारे 17 जो सिविलियंस थे उनके ऊपर सिविलियन सेक्टर में 770 people were lost. The next night they sent a complete swarm of drones. It was an unending wave after wave of drones. और उनका स्क्रिप्ट तैयार था कि भैया इन्होंने जाके इंडिया का ये बेस उड़ा दिया, इन्होंने जाके ये बेस उड़ा दिया। और वहां पे खरा कौन सा सिस्टम उतरा? पूरी तरह से जो कंप्लीटली इंडिजिनस था। मेड इन इंडिया। आकाश ये तो सब उनका ड्रोन्स फटा है ना। तो यहाँ पे देखो, ये जो कहानी आयरन डोम को बल्कि अब फेल कर दिया आकाश तीर ने, अगर देखा जाए तो। आयरन डोम हमारे पास है नहीं, हमारे पास नहीं है, पर जो इंफॉर्मेशन आती है, जो अटैक, आयरन डोम का जो हिट रेशियो है उससे कई गुना ज्यादा हमारा हिट रेशियो था। हाँ, हमारा हिट रेशियो ज्यादा है। तो अब इनका कहानी लेके सोचो आप
यहाँ पे सोचे थे कि दो शिकार करेंगे एक तीर से। यहाँ पे उनका तीर खर्च हो गया, उनका तीर का पूरा भट्टा बैठ गया। अब आर्मीनिया कह रहा है कि मैं और भी खरीदूंगा इंडिया से। इंडिया का मतलब बोलाबाल शुरू हो गया विश्व में कि भैया इनके पास ऐसा भी वेपन सिस्टम है। Right. So I'll come back to the point, sir, after you complete this point. बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यूज आप लेकर आए हैं जी। तो ये होने के बाद क्या हुआ देखो, उसके बाद से पहले 8 तारीख को वांस ने फोन किया यहाँ पे जयशंकर जी को, और उन्होंने कहा कि भैया हम लोग तो इनको भाप नहीं पा रहे, असीम मुनीर को भाप नहीं पा रहे, वो बम भी गिरा सकता है, मतलब न्यूक्लियर पे भी जा सकता है। तो मोदी जी ने कहा कि भैया ठीक है, आप न्यूक्लियर जाओगे तो हमारे पास भी उसी तरह की मिठाइयाँ हैं, उतने उससे ज़्यादा मिठाई हम भेजेंगे उस साइड। तो वो लोग देख रहा था कि अच्छा, उन्हें तो पता नहीं कि आसिम मुनीर बोला है, नहीं वांस ने बोला। अच्छा, वांस ये बोलने के बाद उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप बातचीत करो। मोदी ने कहा हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। फिर 9 तारीख को 9 रात और 10 सवेरे के अंदर इंडिया ने जाके उनका सब एयरपोर्ट तबाह कर दिया, जो मेन एयरपोर्ट थे। और उनमें से वहां पे भी कौन सा सिस्टम यूज किया, जो इंडियन था, ब्रह्मोस एंड whatever with इंडियन आर्म्स एंड एमुनेशन, और उसमें उनके पास पिन पॉइंट जा जाके हिट किया। तब उनका पता नहीं नींद छूट गया। अब उनका नींद क्यों छूटा? 7 तारीख तक तो वो कह रहे थे कि यहाँ पे जो भी होगा वो हो जाने दो, वो दो के बीच में वो हजारों साल से लड़ रहे हैं, तो उनको जाना है, लड़ने दो, ये करने दो, हमें कुछ करने। तो अचानक से 8 तारीख को ये इंडिया बॉम्ब करने के बाद क्योंकि उनके नींद उड़ गया। और ये होने के बाद से अब उनका ये गाना शुरू हो गया कि भैया तुम ये रशियन ऑयल बंद करो। और जब ये गाना शुरू किया तब पुतिन जी ने एक चीज कहा कि अगर आप इस तरह का प्रेशर दोगे इंडिया के ऊपर कि रशियन ऑयल बंद करे, तो हम लोग कैस्पियन कैस्पियन एनर्जी कॉरिडोर है उसको स्टॉप कर देंगे। इन दो चीज को पुतिन जी ने क्यों कोरिलेट किया? प्लीज एक्सप्लेन ये वाला पॉइंट दोबारा जी। जब ट्रम्प और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन बार बार ये मुद्दे पे उछालने लगे कि इंडिया को रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद करना पड़ेगा, तब पुतिन ने कहा कि अगर इस तरह का दबाव आप इंडिया के ऊपर डालोगे इस चीज को बंद करने के लिए, तो हम कैस्पियन सी जो एनर्जी कॉरिडोर बन रहा है उसको, जो जिसके बारे में मैंने बात किया, जो ज़ांगिज़र कॉरिडोर से ले जाना है, उस चीज को पूरी तरह से बंद कर देंगे। और इसके अलावा भी और 2-3 चीजें हुआ। तब इट हिट हार्ड टू देम कि सो यहाँ व्हाट इज द आप हाथ कोरिलेशन? मरोड़ोगे तो हम वहां से हाथ मरोड़ेंगे। ठीक है, तब से उनका गाना और भी बढ़ गया। तीसरा चीज जो है, अजरबैजान और रशिया के बीच में टेंशन बढ़ गया। अजरबैजान ने जाके पूरा रशियन जो उनका एक प्रेस यूनिट था उसको जाके तोड़ फोड़ के उसको पूरा उनको ये कर लिया, अरेस्ट कर लिया। वहां पे भी टेंशन बढ़ा। ये एक साथ ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? अब पुतिन कह रहा है कि भैया हाँ, पाकिस्तान के पास बहुत तेल है, हम लोग पाकिस्तान से तेल इंडिया को बेचेंगे। पाकिस्तान के पास कौन सा तेल है? वो हर दिन कितना मिलियन बैरल्स स्मगल करता है ईरान से। अब वो स्मगल्ड क्या हुआ, उनको प्रॉब्लम नहीं है ये ईरान से आ रहा है, यूएसए को उसको लेके प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ईरान सैंक्शन स्टेट है। ये स्मगल्ड ऑयल वो अब पाकिस्तान इंडिया को बेचेगा मुनाफा कमा के। यही तो ट्रम्प का मतलब है कि पाकिस्तान के पास खुद के पास तो कोई तेल है नहीं। वो ऐसा क्यों कह रहा है? तो ये गेम काफी पेचीदा है। इसमें इस पे सिर्फ ट्रेड डील एक मोहरा है। असल गेम काफी डीप है। और इसीलिए अब एक दोवल और जयशंकर जी गए हुए हैं अब
रशिया के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए। पुतिन आ रहा है इंडिया में, और आज ही डिक्लेयर किया कि मोदी जाके चाइना विजिट करेंगे। तो इसका आप मतलब When आप is Modi ji going to China? What date? September में हम भी सुन रहे थे, I think. he is supposed to be going in the last quarter of this year. So Jaishankar and Doval ji in Russia, Modi ji Putin is coming to India. Putin is coming to India in September. ट्रम्प का तो आई थिंक कैंसिल हो गया है जहां तक मुझे तो क्वाड मीटिंग जो होना था दिल्ली में वो कैंसिल हो गया। क्वाड मीटिंग कैंसिल हो गया है, राइट। तो अब आप और इंडिया जारी रखा है अपना। अभी इधर किधर गेम चल रही है, लाइक हाउ व्हाट इज हैपनिंग इफ वी टॉक फ्रॉम मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये जो इजराइल वाली if you were to return to the Zangezur corridor, तो वहाँ पे the biggest game is that it is not economically feasible to go ahead with the Zangezur corridor if India is supplying the energy at the rate which it is to Europe, क्योंकि उन्हें भी तो मुनाफा कमाना है ना, ताकि यूरोप पैनिक कर जाए और यहाँ से वो लोग प्रेशर डालना शुरू कर रहे ताकि ये ज़ैंगिज़ार कॉरिडोर तैयार हो जाए और यहाँ से कैस्पियन सी से एनर्जी आना शुरू हो जाए यूरोप के लिए। उसके लिए ज़रूरी है कि इंडिया का तेल का टैप बंद किया जाए, और यही गेम है मेरे हिसाब से। राइट, काफी इंटरेस्टिंग है सर। ये इंडिया यूएस का काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा था, इस पूरे सीन में इजराइल ने कब और कैसे, आई मीन इजराइल की एंट्री कैसे हुई और हमारा दोस्त कौन है? देखिए, हम जब यूएस की बात करते हैं तो आप एक चीज देखोगे, टटोल के देखो कि यूएस और इजराइल का नाता इस तरह से है, दोनों एक ही सिक्के का दो साइड है। वहाँ पे यूएस में भी इस बारे में काफ़ी सारे लोग प्रश्न पूछना शुरू कर दिए हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि असल में जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में असल में दोस्त कोई है क्या? एक दोस्त तो है जो मतलब खरा उतरा है हिस्टोरिकली, वो रशिया। वो उसमें भी काफ़ी सारा मतलब तामझाम था, पर मैनिपुलेशन कौन कर सकता है और उसका इंटरेस्ट क्या है, इस चीज़ को हमें विदाउट इमोशन मैप कर लेना चाहिए। और ये सवाल मैं आप और आपके दर्शकों के पास रखूंगा कि हम किस तरह से भाप सके कि कौन हमारा अलाई है और कौन हमें यूटिलाइज करना चाहता है। You're mute. Thank you so much, sir. A lot of new things coming into power, Israel और US या फिर CIA और Mossad, क्योंकि they are two sides of the same coin. They want to control the energy requirements of the entire Europe, the money minting business. एंड अगर हम बात करें, हम लोग बहुत सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करते हैं तो आप देखेंगे सीआईए और मोसाद के बीच में बहुत सारे ओवरलैपिंग एरियाज है एंड दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो वक्त के साथ और भी चीजें जैसे जैसे आएंगी we'll keep discussing and we'll keep I'll make a small point over here. यहाँ पे इंडिया में 3 थ्रेड जोन्स है। आप दो चीज आप देखे होंगे कि अचानक ये पहलगाम और उसके बाद जो ये होने के बाद वेस्ट कंट्रोल प्रेस अब जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से इंडिया से काट के दिखाना शुरू कर दिया अपने मैप्स में। और दूसरा चीज है जो ईस्ट में अब सीआईए का जो पब्लिकेशन वो ग्रेटर बांग्लादेश का जो है ना पूरा नॉर्थ ईस्ट को काट के, दैट इज व्हाई टर्की टुक आउट द मैप। बांग्लादेश टर्की की एक एनजीओ मैप, टर्की नहीं, सिर्फ टर्की नहीं, वेस्टर्न प्रेसेस आल्सो स्टार्टेड कमिंग एंड ब्रिंगिंग आउट दीस मैप्स। तीसरा चीज है बालूचिस्तान में इजराइल का बहुत हेवी प्रेजेंस है। ये चीज भी आपको गौर करना चाहिए क्योंकि बालूचिस्तान से वहां पे इजराइल वो जो ईरान के ऊपर वेक्टर्स तैयार करने के लिए वहां पे वो लोग काफी इन्वॉल्व है, अफगानिस्तान में भी। और इनका जो दोनों का आपने जिन्हें कहा कि जिन्हें मैं अंकल कहता हूँ, और अंकल के चचेरे भाई का जो संबंध और रिश्ता है इंडिया में
वो कई सालों से है. It is from the 50s and the 60s and possibly earlier than that, even in the early 19th century. और वो कनेक्टेड है इवन खालिस्तान मूवमेंट के साथ. और CIA का जो पेनिट्रेशन है साउथ इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट में, और इन दोनों के बीच में किस तरह से तालमेल होता है, शायद वो हम किसी और प्रोग्राम में नेक्स्ट शो में करेंगे. जी, थैंक यू सो मच अवी सर फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया. अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर स्क्रीन के ऊपर है. आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, कोई शो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां भारती. जय मां.